प्रधानमंत्री मोदी ने किया 7वीं भारतीय मोबाइल कांग्रेस का उद्घाटन। 3 दिवसीय कांग्रेस में 5G, 6G, AI, सेमीकंडक्टर उद्योग समेत साइबर सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर होगी चर्चा। मेरी माटी मेरा देश अमृत कलश में मिट्टी एकत्रित कर भेजी जा रही है दिल्ली। चंडीगढ़ में हुए राज्य स्तरीय समारोह में सभी वार्डों से इकट्ठी की गई मिट्टी। यूटी प्रशासक ने बताया शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने गिनवाई सरकार की 9 साल की उपलब्धियां। कहा, केंद्र में मोदी और प्रदेश में मनोहर सरकार ने किया बदलाव का काम। और केंद्र सरकार ने वर्ष 2023-24 के लिए फॉस्फेटिक और पोषक उर्वरकों पर पोषक तत्व आधारित उर्वरक सब्सिडी की दरों को दी मंजूरी। किसानों ने जताई खुशी। नमस्कार, मैं भानुप्रिया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 7वीं भारतीय मोबाइल कांग्रेस का उद्घाटन किया है। नई दिल्ली के प्रगति मैदान में भारत मंडपम में 3 दिवसीय कांग्रेस में 5G, 6G, AI जैसी प्रौद्योगिकियों और सेमी कंडक्टर उद्योग, हरित प्रौद्योगिकी, साइबर सुरक्षा आदि से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होगी। प्रधानमंत्री ने देश भर में शैक्षणिक संस्थानों को 100 5G यूज कैश लैब्स प्रदान किए। इन प्रयोगशालाओं को 100 5G लैब्स पहल के तहत विकसित किया जा रहा है। 5G तकनीक से जुड़े अवसरों और वैश्विक मांगों को पूरा करने में मददगार होगी। इन अनूठी पहल शिक्षा, कृषि, स्वास्थ्य, बिजली, परिवहन जैसे विभिन्न सामाजिक आर्थिक क्षेत्रों में नवाचार को बढ़ावा देगी और देश को 5G तकनीक के उपयोग में आगे ले जाएगी। इस दौरान प्रधानमंत्री ने एक प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया, जिसमें उन्होंने मोबाइल नेटवर्किंग से जुड़ी विभिन्न कंपनियों, उत्पादों और प्रौद्योगिकियों के बारे में जानकारी हासिल की। इसमें AI और 5G जैसे उन्नत तकनीक को विशेष स्थान दिया गया है। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत में तेजी से 5G का विस्तार किया जा रहा है और देश 6G के क्षेत्र में भी लीडर बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। उन्होंने बताया कि 4G के समय सरकार पर कोई दाग नहीं लगा, जबकि 2G के समय देश में क्या हुआ ये सभी को पता है। हमारे यहाँ 2G के समय क्या हुआ था नई पीढ़ी को पता नहीं होगा, लेकिन मैं इसका वर्णन नहीं करूंगा, वरना शायद मीडिया वाले उसी बात को पकड़ेंगे और किसी चीज को बताएंगे नहीं। लेकिन ये जरूर कहूंगा कि हमारे कालखंड में 4G का विस्तार हुआ, लेकिन एक दाग भी नहीं लगा है। मुझे विश्वास है कब 6G में भारत दुनिया को लीड करेगा। पीएम ने कहा कि वे सत्ता के लोकतांत्रिकरण पर विश्वास करते हैं। सभी के लिए तकनीक का फायदा पहुंचे, यह सरकार की मंशा है। प्रधानमंत्री ने कल मंडगांव में 37वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन किया। इस दौरान गोवा के सीएम प्रमोद सावंत और केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर भी मौजूद रहे। राष्ट्रीय खेल 26 अक्टूबर से 9 नवंबर तक आयोजित होंगे। इस दौरान करीब 10,000 खिलाड़ी 43 से अधिक खेल स्पर्धाओं में पदक के लिए जोर आजमाइश करेंगे। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ने खेलो इंडिया से लेकर टॉप्स योजना तक देश में खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने के लिए नए तंत्र बनाए हैं। मेरे परिवारजनों, ये राष्ट्रीय खेल ऐसे समय में हो रहे हैं जब भारत का खेल जगत एक के बाद एक सफलता की नई ऊंचाई प्राप्त कर रहा है। 70 सालों में जो ना हुआ वो इस बार हमने एशियाई खेलों में होते हुए देखा है। और अभी एशियन पैरा गेम्स भी चल रही है। इनमें भी भारतीय खिलाड़ियों ने अब तक 70 से ज्यादा मेडल जीतकर
अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। उन्होंने बताया कि माई भारत के नाम से एक प्लेटफॉर्म को स्वीकृति दी गई है। इससे ग्रामीण और शहरी युवाओं को सरकार से जोड़ने में मदद मिलेगी। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत चंडीगढ़ के टैगोर थिएटर में मेरी माटी मेरा देश अमृत कलश यात्रा का आयोजन किया गया। इस दौरान आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में पंजाब के राज्यपाल व यूटी प्रशासक बनवारी लाल पुरोहित ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। कार्यक्रम की शुरुआत देशभक्ति से ओतप्रोत सांस्कृतिक गतिविधियों से की गई, जिसमें स्कूल और कॉलेजों के विद्यार्थियों ने डांस, एक्टिंग इत्यादि में अपनी प्रतिभा दिखाई। कार्यक्रम में चंडीगढ़ के सभी वार्डों से अलग अलग कलश में मिट्टी एकत्रित की गई, जिसे एक अमृत कलश में मिलाया गया। इसे 29 से 31 अक्टूबर तक होने वाले राष्ट्रीय स्तर में कार्यक्रम में दिल्ली भेजा जाएगा। इस दौरान राज्यपाल बनवारी लाल ने कहा कि पूरे भारत से मिट्टी एकत्रित कर दिल्ली भेजी जा रही है। इनकी मिट्टी को शहीदों के सम्मान में बनने वाली अमृत वाटिका में मिलाया जाएगा। इसी के तहत आज यहाँ राज्य स्तरीय समारोह आयोजित किया जा रहा है। सारे बच्चों, आज हम एक बार फिर हमारा पोषण करने वाली हमारी मातृभूमि के प्रति श्रद्धांजलि के रूप में भारत सरकार के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा शुरू किए गए मेरी माटी मेरा देश अभियान में उत्साहपूर्वक भाग लेने के लिए हम सब एकत्रित हुए। आजादी का अमृत महोत्सव के तत्वाधान में यह अभियान एकता, देशभक्ति और राष्ट्र निर्माण की भावना से परिपूर्ण है। मेरी माटी मेरा देश राष्ट्र की एकता व अखंडता के प्रति जन जागरण का कार्यक्रम में नेहरू युवा केंद्र के स्वयंसेवक, सीआरपीएफ, बीएसएफ, पार्षद और चंडीगढ़ प्रशासन के अधिकारियों ने हिस्सा लिया। समारोह में देशभक्ति थीम पर फोटो प्रदर्शनी का भी आयोजन किया गया और गणमान्य व्यक्तियों ने पौधारोपण भी किया। हरियाणा के भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने सरकार के 9 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आज चंडीगढ़ में एक प्रेस वार्ता को संबोधित किया। इस दौरान सरकार की उपलब्धियों और बेहतर नीतियों के बारे में जानकारी देते हुए धनखड़ ने बताया कि केंद्र में मोदी और प्रदेश में मनोहर सरकार ने बदलाव का काम किया है। सरकार की कल्याणकारी नीति की बदौलत ही आज हर घर नल से जल पहुंच रहा है। चिरायु योजना का लाभ लोगों को मिल रहा है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में सड़कों का जाल बिछ चुका है। सरकार ने किसानों के हित में भी खूब काम किए हैं। किसानों को खराब फसलों का मुआवजा दिया जा रहा है। अपने ही समय में 50% प्रॉफिट के साथ फसलों के दाम बढ़े। स्वामीनाथन की सिफारिशें A2+FL के रूप में लागू हुई और जिसके कारण से इन 9 वर्षों में खेतों की आमदनी 40,000 से लेकर 50,000 रुपये प्रति एकड़ तक बढ़ी है। उस MSP से इस MSP तक की दोनों फसलों की यात्रा को अगर जोड़ लेंगे तो दोनों फसलों में बढ़े हुए MSP की मात्रा को जोड़ लेंगे तो भावांतर भरपाई शुरू करने का अवसर मिला। शिक्षित पंचायतें प्रारंभ करने का अवसर मिला। उन्होंने बताया कि 31 अक्टूबर को दिल्ली में नए बने युद्ध स्मारक पर होने वाले कार्यक्रम में हरियाणा से 15,000 लोग शिरकत करेंगे, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी भी हिस्सा लेंगे। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ओम प्रकाश धनखड़ को पार्टी का राष्ट्रीय सचिव नियुक्त किया है। वहीं हरियाणा भाजपा के वरिष्ठ नेता और कुरुक्षेत्र से सांसद नायब सिंह सैनी को पार्टी का नया प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। केंद्र सरकार ने वर्ष 2023-24 के लिए फॉस्फेटिक और पोषक उर्वरकों पर पोषक तत्व आधारित उर्वरक सब्सिडी की दरों को मंजूरी दी है। कुरुक्षेत्र के किसानों ने केंद्र सरकार के इस फैसले का स्वागत किया है।
इस घोषणा के बाद किसानों को कुल 22,303 करोड़ रुपए की सब्सिडी का लाभ मिलने की उम्मीद है। कुरुक्षेत्र के किसानों ने कहा कि ये फसल बुआई का समय है और सरकार ने सब्सिडी का फैसला सही समय पर लिया है। किसानों ने कहा कि खेती में अब लागत बढ़ गई है, अब वे सस्ती दरों पर उर्वरक खरीद पाएंगे और इससे उन्हें काफी राहत मिलेगी। जो भी सरकार ने ये उर्वरकों पे सब्सिडी अभी इस वर्ष के लिए बढ़ाई है, ये सरकार का बहुत ही सराहनीय कार्य है और ये वैसे तो हर साल होती है, पर लेकिन सबसे इसमें विशेष बात ये है कि सरकार ने ये अनुदान जो सब्सिडी है समय पर दिया है। यदि इसमें हम समय पर सब्सिडी नहीं देगी गवर्नमेंट, तो इससे क्या होता है, जो उर्वरक विक्रेता हैं वो उसको स्टॉक कर लेते हैं। उनको डर रहता है कभी भाई सब्सिडी ना आए और आप सस्ते में बेच नहीं सकते और महंगे में भी नहीं बेच सकते, सस्ते में बेचेंगे तो उनको नुकसान होगा। अब इससे जिम्मेदारों को फसल की बिजाई चल रही सही समय पे सही हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट कर सकेंगे। वो जो खाद पे सब्सिडी मिली है हमारे वर्ग के किसान भाइयों को बहुत ही अच्छी रही है और इस ये सही टाइम पे खाद मिलेगा और हमारी बिजाई सही टाइम पे हो जाएगी। जैसे कि अब आगे पानी देना है और खाद मिलना है, वैसे हमें अच्छी तरह से खाद बिजाई कर सकेंगे। अब जो ये उर्वरक पर सब्सिडी दी है ये बिल्कुल सही टाइम पर दी है, इससे सभी किसानों को हम लोगों को बहुत फ़ायदा मिलेगा और ये बहुत इसका हम स्वागत करते हैं और ये जो सब्सिडी दी है ये एक वरदान साबित होगा। वहीं कैथल में भी किसानों ने केंद्र सरकार के इस फैसले का स्वागत करते हुए इसे मोदी सरकार की किसान हितैषी योजना बताया। कैथल जिला के किसानों ने कहा कि सरकार द्वारा फॉस्फेटिक और पोषक उर्वरकों पर पोषक तत्व आधारित उर्वरक सब्सिडी की दरों को मंजूरी देने से किसानों को अब आसानी से खाद उपलब्ध हो जाएगी और किसानों की फसलों पर लागत भी कम होगी और उत्पादन अधिक होगा। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद व्यक्त किया। अच्छी योजना है जिससे कि किसानों को इस सब्सिडी से जो यूरिया और डीएपी पे दी गई है उससे किसानों की लागत कम होगी और किसान अपना उत्पादन बढ़ाने में ये काफ़ी सहायक होगी, जिसके कारण किसानों को काफ़ी लाभ हो रहा है। इन योजनाओं का लाभ किसान को मिल रहा है। इससे हम प्रधानमंत्री के का धन्यवादी हैं क्योंकि वो किसान के हित में ही हर बार सोचते रहते हैं। पहले ये अपना खरीफ की फसल के रेट बढ़ाए, रबी के बढ़ाए, इनसे किसानों को बहुत ही लाभ मिलने वाला है और ये जो खाद में सब्सिडी दी जा रही है इससे भी फसलों में बढ़ोतरी भी मिलेगी और लाभ तो मिले ही मिलेगा। इससे हमारा किसान खुशहाल होगा और मोदी जी शुरू से ही किसानों के हित में बहुत लंबी सोच है। प्रधानमंत्री जी ने किसानों के हित में जो भी फैसले लिए ये किसानों की आमदनी को दोगुना करने का लक्ष्य है और हर हाल में 2024 से पहले किसानों को आय दोगुनी होगी। और जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने एमएसपी पर इतना भारी भरकम एकदम इतना रेट बढ़ाया, ये किसानों के लिए बहुत बड़ी सौगात मिली है। और सब्सिडी को जारी रखना जो कि डीएपी विदेशों से आयात होता है और अपने किसानों के लिए इतनी सब्सिडी देना ये किसानों के लिए बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है। निर्वाचन आयोग द्वारा पूरे देश के मतदाताओं को जागरूक करने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में यमुनानगर जिले के सचिवालय में उपायुक्त कैप्टन मनोज कुमार ने जागरूकता वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह वैन जिले के प्रत्येक गांव, बूथ, कस्बे तक जाकर मतदाताओं को जागरूक करेगी। उपायुक्त कैप्टन मनोज कुमार एवं चुनाव आयोग के नायब तहसीलदार गुलशन कुमार ने बताया कि जिनकी आयु 18 वर्ष से अधिक हो चुकी है उन्हें जागरूक करने के लिए यह विशेष अभियान शुरू किया गया है। 1 जनवरी 2006 तक जो कि 18 साल से 20 साल तक के मतदाता हैं उनको ड्रा के द्वारा 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के दिन जो है ड्रा के द्वारा 3 लैपटॉप, 2 मोबाइल और 100 पेन ड्राइव के द्वारा जो है उनको इनाम वितरित किए जाएंगे और उन सभी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के दौरान यही इनाम मुख्य निर्वाचन अधिकारी चंडीगढ़ के द्वारा दिया जाएगा। ये पूरे ज़िले में सभी बूथ्स में घूमेगी, सारे गांवों में, शहर में, हर जगह और लोगों को जागरूक करेगी अपना वोट बनवाने के लिए और वोट के अधिकार का इस्तेमाल करने के लिए। इसके अतिरिक्त जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है वो
हर स्टेट में, हर हलके में, चाहे वो पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूंसी चाहे असेंबली कंस्टिट्यूंसी है, उसका जो मतदाताओं की संख्या है उसका कई पैमानों पर आकलन करते हैं वो। वहीं मतदाताओं एवं स्थानीय लोगों ने भी सरकार की इस मुहिम का स्वागत किया है। जिला निर्वाचन अधिकारियों के द्वारा जो ये नई पॉलिसी जो ये स्कीम चलाई गई है बेहद ज़्यादा अच्छी है। मैं इसकी खूब तारीफ करती हूँ क्योंकि इससे लोगों को बेहद ज़्यादा लाभ मिलने वाला है। मैं यहाँ जिला यमुनानगर में उपायुक्त महोदय के दफ्तर में आया था और आज सर ने एक मतदाता जागरूकता वैन को झंडी दी है, जो कि हर एक पोलिंग स्टेशन और पोलिंग बूथ पर जाकर मतदाताओं को चुनावी प्रक्रिया के बारे में जागरूक करेगी। प्रदेश में नए मतदाताओं के मत बनाने की प्रक्रिया चुनाव आयोग द्वारा शुरू कर दी गई है। नए मत बनाने को लेकर प्रदेश भर में अभियान चलाकर न केवल नए मतदाताओं को मतदाता सूची में जोड़ने बल्कि मतदाता सूची में संशोधन व त्रुटियों को भी ठीक करने का कार्य शुरू कर दिया गया है। भिवानी के सीटीएम हरबीर सिंह ने भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर आज मतदाता जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह रथ भिवानी जिला के सभी 4 विधानसभाओं में गांव-गांव जाकर नए मतदाताओं को जोड़ने का काम करेगा। इसके साथ ही भिवानी के पंचायत भवन में एक बीएलओ की बैठक में बीएलओ को भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार आज से 9 दिसंबर तक नए वोट बनाने, संशोधन, वोट कटवाने आदि अभियान के बारे में भी जरूरी निर्देश दिए। इस मौके पर सीटीएम हरबीर सिंह व जिला चुनाव अधिकारी जयबीर सिंह सिवाच ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार आज से 9 दिसंबर तक एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें 1 जनवरी 2024 को 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले युवा अपना वोट बनवा सकते हैं। इसके अलावा नाम व पता संशोधन और वोट कटवाने आदि का कार्य करवा सकते हैं। इलेक्टोरल रोल का जो 27 अक्टूबर आज से शुरू हो रहा है, 9 दिसंबर तक चलेगा, उसी की शुरुआत में उसी क्रम में आज हमने एक अवेयरनेस वैन को फ्लैग ऑफ किया है, जो पूरे ज़िले भिवानी में सभी गांवों में जाएगी और वोटर लिस्ट संबंधी जो भी जिसकी त्रुटियां हैं या जिसको नया वोट बनवाना है या कुछ संशोधन करवाना है उसके बारे में जागरूकता लाएगी और वह कार्यक्रम 9 तारीख तक किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन की हिदायत के अनुसार अब की बार एक प्रतियोगिता रखी गई है, जिसमें जिसकी उम्र 2004 से लेकर 2006 तक जिसके जो बच्चा बॉर्न हुआ है, पैदा हुआ है, वो अब की बार वो नया वोट बनवाता है। हरियाणा लेवल पे एक प्रतियोगिता रखी जाएगी और रैंडमाइजेशन के माध्यम से ड्रा निकाला जाएगा। तो उसमें जिस बच्चे का चयन होता है तो उसको कमीशन की तरफ से इनाम दिया जाएगा, प्रोत्साहित किया जाएगा। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए बड़ा कदम उठाया गया है, जिसके चलते आगामी 1 नवंबर से दिल्ली के क्षेत्र में सिर्फ इलेक्ट्रिक सीएनजी और BS6 मानकों का पालन करने वाली बसों को ही प्रवेश करने की अनुमति होगी। बल्लभगढ़ बस डिपो के जीएम ने कहा कि 1 नवंबर से आदेशों के अनुरूप ही बसें चलाई जाएंगी। फरीदाबाद बस डिपो के जीएम लेखराज ने बताया कि मुख्यालय की तरफ से हिदायत आई है कि 1 नवंबर से दिल्ली के अंदर जो भी गाड़ी पास करेगी वह BS6 होनी चाहिए या सीएनजी या इलेक्ट्रिक बस होनी चाहिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि आम लोगों को किसी भी तरह की परेशानी नहीं होगी, जैसी सर्विस पहले मिलती थी वैसी ही सर्विस मिलेगी। उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रिक, सीएनजी और BS6 बसों से प्रदूषण नहीं फैलेगा। मुख्यालय की तरफ से एयर क्वालिटी कंट्रोल एक उसके अनुसार एक हिदायत आई है कि जो दिल्ली में पोल्यूशन कम करने के लिए उसके तहत जो है 1 नवंबर से केवल यूरो 6 या सीएनजी बसेज या इलेक्ट्रिक बसेज भेजने के आदेश हैं। तो हमारे पास यूरो 6 गाड़ियाँ हैं। 1 नवंबर से हम केवल यूरो 6 गाड़ियाँ ही दिल्ली से चलाएँगे। केवल 7-8 गाड़ियाँ हैं जो दिल्ली में से होकर हमारी जाती हैं, यूरो 4 गाड़ी, उनको हम आजकल में ही हटाते हैं। नहीं, बाकी जगह तो अभी हटाने के आदेश नहीं है, केवल इनको हैं जब तक ये कंडमनेशन के भी नज़दीक हैं। अदरवाइज यूरो 3 तो पोल्यूशन कम हो जाएगा जितनी भी दिल्ली में गाड़ियां जा रही हैं। बाकी सर्विस तो ज्यों के त्यों है, सर्विस में तो कोई कटौती या बढ़ोतरी नहीं है फिलहाल इसमें। सिरसा जिले में धान की कटाई जारी है। अब किसान फसलों के अवशेष नहीं जला रहे हैं, बल्कि किसान पराली को इकट्ठा कर उसकी गांठें बनवा रहे हैं।
किसानों का कहना है कि सरकार के दिशा निर्देश अनुसार वह पराली को नहीं जलाएंगे और पराली की गांठें बनवाकर या तो गौशाला में देंगे या इन्हें बेचेंगे। जिले के किसानों ने बताया कि एक ओर जहां पराली प्रबंधन के लिए सरकार 1000 अनुदान राशि दे रही है, तो वहीं अब पशुओं के लिए सूखा चारा भी होने लगा है, जिससे आवारा पशुओं के लिए ये चारा काम आ रहा है। उन्होंने कहा कि फसल के अवशेषों को आग नहीं लगाने से प्रदूषण भी नहीं होता और भूमि की उपजाऊ शक्ति भी कम नहीं होती। कम से कम 5-6 साल हो गए, तो इसका मतलब गवर्नमेंट भी हमें 1000 रुपये अनुदान दे रही है पराली प्रबंधन का। तो ये बहुत बढ़िया स्कीम चल रही है और लोगों को भी फायदा है इसका। तो आगे से आगे सभी किसानों से यही अनुरोध है भाई आग ना लगाएं और पराली का प्रबंधन जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके करें। ये बहुत सोना काम हो रहा है जी, बढ़िया प्रदूषण कौन फैले आपने और सुनी गाया कोई फिर नहीं, यहाँ भी हरे चारों मिल रहा बढ़िया है, बहुत बढ़िया सोना काम हो रही है जी। सहायता कर रही है, 1000 रुपये दे रही है किले का। हाँ जी, किसी को आग नहीं लगानी चाहिए। पराली को न जलाने से खेत में अच्छी पैदावार होती है, अच्छी उपजाऊ ज़मीन में उसके खाद अच्छी लगती है। आग नहीं लगानी चाहिए, आग से ज़मीन में जो सूक्ष्म जीव तत्व है वो नष्ट हो जाते हैं। सरकार की तरफ से अनुदान है, जो सरकार कह रही है कि पराली न जलाने पर उसे 1000 रुपये पर एकड़ के हिसाब से दिए जाएंगे। हाँ, बहुत बढ़िया बात है। वहीं इस अवसर पर असिस्टेंट एग्रीकल्चर इंजीनियर विजय कुमार जैन ने बताया कि कृषि विभाग और सरकार के प्रयासों से किसान अब जागरूक हुए हैं और अब धान की फसल की कटाई के बाद फसल के अवशेषों को आग नहीं लगा रहे हैं, बल्कि कुछ किसान फसल के अवशेषों को मिट्टी में ही मिलाकर भूमि की उपजाऊ शक्ति भी बढ़ा रहे हैं। किसान काफी जागरूक हुए हैं और अपनी पराली का काफी प्रबंधन कर रहे हैं। कोई गांठ बना करके उसको बेच रहा है और कोई जमीन में मिला रहा है। अगर बेचता है तो वो उसके लिए एक फायदे का सौदा है, उसमें उसको कुछ ना कुछ पराली की कीमत भी मिलती है और 1000 रुपये सरकार की तरफ से भी प्राप्त होता है। और अगर जमीन में मिलाता है तो जमीन में मिलाने पर जमीन के अंदर जो भी मौजूद तत्व हैं वो जैसे नाइट्रोजन, पोटाश, जिंक जितने हैं सबकी मात्रा बढ़ती है और जमीन की उपजाऊ शक्ति भी बढ़ती है। सबसे बड़ी बात, पोल्यूशन नहीं होता है, प्रदूषण नहीं होता है। तो किसानों द्वारा ऐसा बहुत प्रयास जो कि सराहनीय है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राजकीय महाविद्यालय कैथल में राष्ट्रीय सेवा योजना और भारत विकास परिषद के संयुक्त तत्वाधान में स्वास्थ्य संबंधी जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में कॉलेज प्राचार्य डॉक्टर मनोज कुमार भांबू ने कहा कि युवाओं को, खासतौर पर छात्राओं को अपने स्वास्थ्य को लेकर जागरूक होना चाहिए। उन्होंने कहा कि एनीमिया न सिर्फ देश के लोगों की कार्यक्षमता को कम करता है, बल्कि कई वर्गों, विशेषकर महिलाओं एवं बच्चों के लिए जानलेवा भी साबित होता है। भारत विकास परिषद की जिला महिला संयोजिका सीमा सिंगला ने छात्राओं को एनीमिया से बचाव और पोषण संबंधी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि बर्गर, पास्ता और चाउमीन खाने से बेहतर है कि घर के बने खाने को खाना। एनएसएस के कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर अभिषेक गोयल ने कहा कि आज के युवाओं की बदलती जीवन शैली और खान पान की गलत आदतों के कारण उन्हें कई प्रकार की स्वास्थ्य चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। करने के लिए ये लेक्चर रखा गया है कि किस तरीके से वो अपने लाइफस्टाइल को चेंज करके, अपनी डाइट को चेंज करके किस तरीके से अपने एचपी को बढ़ा सकते हैं। आजकल हम देख रहे हैं कि जो हमारा यूथ है मेनली ना, वो घर का खान पान से ज़्यादा बाहर का खाना पीना पसंद करते हैं। कैंटीन में आप देखोगे बच्चों की बहुत भीड़ मिलेगी, बाहर जहाँ भी फास्ट फूड के स्टॉल है वहाँ सबसे ज़्यादा आपको यूथ ही खड़ा मिलेगा। तो उसके लिए बच्चों को आज अवेयर किया गया है कि जो घर का खाना पीना है वो आपके लिए ज़्यादा सेहतमंद है, वो आपके एचपी को बढ़ाएगा, बजाय कि बाहर जो भी हम फास्ट फूड खाते हैं। पिछले हफ्ते भारत विकास परिषद के द्वारा कॉलेज में आकर के राष्ट्रीय एनएसएस के स्वयंसेवकों का और कॉलेज के अन्य छात्राओं का एचपी चेकअप कैंप लगाया गया और जिसमें पाया गया कि लगभग 40% लड़कियों में खून की कमी है। तो इसलिए भारत विकास परिषद के सदस्य आज यहाँ पर पहुँचे और उन्होंने लड़कियों को, जिन लड़कियों में खून की कमी थी और अन्य लड़कियों को भी आयरन बढ़ाने के लिए दवाई दी और इसके साथ साथ उन्होंने लड़कियों को अवेयर किया कि वो फास्ट फूड की खाने की बजाय घर का बना हुआ खाना खाएं, फल खाएं, फ्रूट खाएं, बजाय इसके क्या वो चिप्स खाएं, मैगी खाएं।
वहीं कॉलेज के विद्यार्थियों ने बताया कि फास्ट फूड को छोड़कर स्वच्छ, पौष्टिक और शुद्ध आहार को अपने खान-पान में इस्तेमाल करना चाहिए। उन्होंने कहा कि भारत विकास परिषद द्वारा उनके स्वास्थ्य की जांच करवाकर उन्हें आयरन के कैप्सूल दिए हैं ताकि उनके शरीर में आयरन की कमी को पूरा किया जा सके। कि हम फास्ट फूड ना खाएं और घर का खाना ही ज़्यादातर खाएं और इन चीज़ों का अवॉइड करें। ज़्यादा से ज़्यादा जो घर का बना हुआ खाना होता है वही खाएं और बाहर का जो फास्ट फूड है या फिर और भी होते हैं उनको अवॉइड करें। जैसे कि हमें पता चला है कि खून की कमी दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, तो हमें एक तो यही है कि हमें घर का बना खाना चाहिए, क्योंकि वो हम देखते हैं कि किस टाइप से हम बना रहे हैं और उसमें कोई भी केमिकल यूज़ नहीं करते, बिल्कुल सिंपल तरीके से जो हमारे लिए मतलब अच्छा है खाने के लिए वही हम यूज़ करें। बाहर हम देख भी नहीं रहे कि उसमें कितना केमिकल मतलब यूज़ हो रहा है, वो हमारे जो शरीर पे कितना इफेक्ट डाल रहा है। खून की कमी दिन पर दिन इसलिए बढ़ती जा रही है क्योंकि जो हमारे खाने में मतलब होना चाहिए वो हो नहीं रहा, इसलिए हमें बाहर का खाना बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय में आज कृषक समाज के सतत विकास एवं सामाजिक आर्थिक उत्थान विषय पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस अवसर पर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर BR कंबोज ने कहा कि जलवायु परिवर्तन अब ग्लोबल वार्मिंग तक सीमित नहीं रहा, इसके मौसम में आने वाले अप्रत्याशित बदलाव जैसे आंधी, तूफान, सूखा, बाढ़ इत्यादि शामिल हैं। असमय तापमान का बढ़ना कृषि उत्पादन पर प्रभाव डालता है। प्रोग्राम के अंदर ICR का बहुत ही सरकार का मेगा प्रोजेक्ट उसके तहत किया जा रहा है ताकि हम जो सोशो इकोनॉमिक इम्पैक्ट है एग्रीकल्चर सोसाइटी के हम कुछ इस तरह की सिफारिशें दें ताकि हम ग्रामीण परिप्रेक्ष्य में रहने वाले जो हमारी पॉपुलेशन है उसके उत्थान के लिए हम देखिए तभी ये सबसे बड़ी बात जो हमने कही कुछ चीजें कम्युनिटी बेस्ड की और जब हर व्यक्ति समाज का चाहे वो किसान है चाहे हमारी आम जनता है सभी लोग ऐसे विषयों पे ध्यान देंगे तो निश्चित रूप से तभी इस तरह के विषय का हम समझेंगे। प्रोफेसर BR कंबोज ने उपस्थित समाजशास्त्र व कृषि क्षेत्र से जुड़े विशेषज्ञों से आह्वान किया कि कृषि क्षेत्र में नवीनतम तकनीक का इस्तेमाल किया जाए ताकि जलवायु परिवर्तन से हो रहे दुष्प्रभावों व उनसे पैदा हो रही चुनौतियों से निपटा जा सके। विशिष्ट अतिथि डॉक्टर नवीन कुमार जैन ने राष्ट्रीय कृषि उच्च शिक्षा परियोजना ITP प्रोजेक्ट के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी। उन्होंने कहा कि ये प्रोजेक्ट उच्च स्तरीय शिक्षा को मजबूत बनाने, बढ़ावा देने और बदलाव लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। बहुत ज़्यादा पेस्टिसाइड और बहुत सारी अभी क्रॉप बर्निंग का है वो इशू है। ये क्रॉप बर्निंग का इशू अभी धीरे धीरे कम तो हुआ है लेकिन अभी भी है, इसको धीरे धीरे हमारे हांगझोउ में चल रहे एशियाई पैरा खेलों में भारत के पदकों की संख्या 97 हो गई है और खिलाड़ियों की नज़र जल्द ही इसे 100 तक पहुंचाने पर है। भारत अब तक 25 स्वर्ण, 29 रजत और 43 कांस्य पदक जीत चुका है। इससे पहले भारत ने अपने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 2018 इंडोनेशिया पैरा खेलों के 72 पदकों का रिकॉर्ड तोड़ते हुए कल 18 पदक अपने नाम किए थे। आज हुए मुकाबलों में शीतल देवी ने तीरंदाजी कंपाउंड ओपन स्पर्धा, प्रमोद भगत ने बैडमिंटन सिंगल्स, सुहास यतिराज ने बैडमिंटन सिंगल्स SL4 और रमन शर्मा ने पुरुषों की 1500 मीटर T38 दौड़ में स्वर्ण पदक जीते। चीन में चल रहे पैरा एशियन गेम्स में हिसार की खिलाड़ी कोकिला कौशिक ने जूडो में कांस्य पदक जीतकर प्रदेश व देश का नाम रोशन किया है। पदक जीतकर घर पहुंची कोकिला का हिसार में जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान कोकिला ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतकर बहुत खुशी हुई है। उन्होंने बताया कि उनके खेल में माता-पिता का बहुत समर्पण और योगदान रहा है। कोकिला ने बताया कि वह प्रधानमंत्री से मिलने के लिए बहुत ज़्यादा उत्साहित हैं और उनका ये सपना जल्दी ही पूरा होने जा रहा है। जब मुझे मेडल मिला तो मुझे मतलब मैं बता नहीं सकती, बहुत खुशी हुई थी क्योंकि इससे मेरी पूरी लाइफ चेंज हो गई है। मतलब अभी एक तो मैं जैसे अपने गेम में ऊपर आना चाहती थी वो आ गई हूँ मैं। अभी मुझे और इम्प्रूव करना है और है ना ये सब जानने लगे हैं, मुझे पहचानने लगे हैं। और ये मतलब मेरे पापा मम्मी ने एंड तक लगे रहे। अभी कुछ समय पहले मुझे बुलाया गया था
बोला गया था कि नरेंद्र मोदी जी हैं, प्रधानमंत्री जी बुलाने वाले हैं, ऐसा बोला। मैं बहुत खुश थी सुनने के बाद, क्योंकि ये एक तरह से मेरा सपना था कि मैं उनसे मिलूं, और मैं बता नहीं सकती, मैं बहुत खुश हूँ उनसे एक्साइटेड हूँ मैं उनसे मिलने के लिए। कोकिला के पिता कुलदीप कौशिक ने बताया कि राष्ट्रीय खेल में कोकिला ने लगातार 6 स्वर्ण पदक जीते हैं। उन्होंने बताया कि एशियन चैंपियनशिप में कांस्य, स्वर्ण पदक व कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप में रजत पदक जीत चुकी हैं। वहीं कोकिला की माता सुमन ने कहा कि बेटी के पदक जीतने पर हमें ही नहीं बल्कि पूरे भारत को खुशी है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद करते हुए कहा कि वे इसी तरह खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करते रहें। जो नरेंद्र मोदी जी हैं, जो खिलाड़ी हैं, उनके लिए जो ट्वीट करते हैं, कोकिला का भी जो है ट्वीट किया हुआ है, इनको कॉन्ग्रेचुलेशन किया हुआ है। तो ये सबके लिए इंस्पायरेशन के रूप में जो है ये बताया गया है, ये सब कोकिला इज इंस्पायरेशन टू ऑल। तो ये एक मतलब खिलाड़ी के लिए, उसके पेरेंट्स के लिए, उसके कोचेज़ के लिए बहुत बड़ी बात है। तो इससे क्या है कि मोटिवेट होता है बच्चा, और मोटिवेट होता है तो देखो रिजल्ट आएंगे, सीधी बात है। तो हमारी बेटी है, सबकी बेटी है, मैं इसको बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। ये आगे जाकर गोल्ड मेडल ले आए और फिर हम जोरदार स्वागत करें इसका, धूमधाम से मनाए, और बेटी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। शुक्रिया। हिसार से पार्षद पिंकी नरेंद्र शर्मा ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतने पर कोकिला को शुभकामनाएं एवं बधाई दी। उन्होंने कहा कि भविष्य में कोकिला देश के लिए स्वर्ण पदक जीतें। सर अचीवमेंट पे अचीवमेंट लाती रहे, और ये प्रोग्रेस इतनी करे कि मतलब ये पूरे दुनिया का नाम रोशन कर दे। मैं प्रधानमंत्री जी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करूंगी। उन्होंने जो है इनको इस काबिल समझा और इस काबिल बनाया, और आगे से भी मैं ये कहूँगी प्रोत्साहन करते रहें, और उनका बहुत बहुत धन्यवाद होगा। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।